औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज एक्सरसाइज 6.6 कवर करेंगे और ये है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के बारे में। पीछे जो हमने पढ़ा था, जो एक्सरसाइजेज पढ़ी हैं वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन थी, ठीक है। अब है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। डिफरेंस ये है कि उसमें अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में जो भी नेक्स्ट टर्म थी वो सम होती थी, उसमें कुछ ना कुछ ऐड किया गया होता था पिछली टर्म के हिसाब से। मसलन इनमें आपको देख सकते हैं कि 2 ऐड किया जा रहा है हर टर्म में, तो फिर हमें 3, 5, 7 और 9 मिला। जबकि जीपी में ये इस तरह कुछ हो सकती हैं 2, 4, 8 अप टू सो ऑन। ये 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, ये जीपी कहलाएगी, ये एपी कहलाएगी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, और ये कहलाएगी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। और इसमें इस तरह भी हो सकता है 1/2, 1/4 एंड 1/8। और ऑफ कोर्स जब इनको आप ऐड कर देंगे तो ये सीरीज़ बन जाएगी। एडिशन आगे चल के देखेंगे। इस एक्सरसाइज में सिर्फ जीपी प्रोग्रेशन ही डिस्कस हुई है। अच्छा, अब एक तो इसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस आप देख लेंगे, एक्सरसाइज आगे आ रही है। इस तरह की इसकी जीपी की ज़्यादातर प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस फाइनेंस में बहुत ज़्यादा है, इकनॉमिक सिस्टम में और इंटरेस्ट कैलकुलेट करने में, और उस तरह के फाइनेंस में बहुत ज़्यादा इसकी एप्लीकेशन है। इसके अलावा इसकी ऑफ कोर्स वो इंजीनियरिंग में और मैथमेटिक्स की ब्रांचेस में डिस्क्रीट मैथमेटिक्स सारा बेस ही इस पे करता है, तो उसमें भी इसकी इंतहाई ज़्यादा एप्लीकेशंस हैं। और एक आजकल मैं बता दूं आपको कि ये बायोलॉजी में भी इसकी इस पॉइंट ऑफ व्यू से एप्लीकेशन है कि जो जरसूमे होते हैं, जिन्हें जर्म्स कहते हैं, वो भी अगर उन्हें मुनासिब दिया जाए, जैसे कि ये आजकल कोरोना वायरस का बड़ा चर्चा है, तो वो वायरसेस और बैक्टीरियाज जो हैं वो भी इसी तादाद से बढ़ते हैं, मल्टीप्लाई होते हैं बड़ी जल्दी। यानी कि एक बैक्टीरिया होगा, वो डिवाइड होके 2 हो जाएंगे, 2 से 4 हो जाएंगे। अच्छा, ये बैक्टीरियाज और वायरसेस में सेक्सेस नहीं होते, ये फीमेल और मेल नहीं होता, तो ये डिवीज़न ऑटोमेटिकली ये खुद ब खुद डिवाइड होके बढ़ते रहते हैं। यानी कि एक बैक्टीरिया होगा इस तरह का, ये खुद ब खुद डिवाइड होके ये 2 में डिवाइड हो जाएगा, और ये दोनों के दोनों जो हैं वो बिल्कुल इंडिपेंडेंट किस्म के बैक्टीरियाज होंगे। तो इस तरह ये वायरसेस ये मल्टीप्लाई होते हैं, तो उधर भी इनको स्टडी करने के लिए आपको यही जीपी इस्तेमाल करनी पड़ती है। तो इस तरह इसकी और भी एप्लीकेशंस हैं। चलें वो वक्त के साथ साथ आप देखते जाएंगे जैसे जैसे आप अपने करियर में आगे चलेंगे। अभी इतना ही बता देना काफ़ी है। और प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस जो डेली लाइफ में है वो आगे चल के एक्सरसाइज में आ जाएंगी। तो इसमें ये है कि a sequence an is a geometric sequence or geometric progression an over an minus 1 is the same non-zero number for all n belongs to n and n greater than 1। फिर ये वही वजह है कि n नेचुरल नंबर है और n ग्रेटर दैन 1 है, जो पहले हम पढ़ रहे हैं। और इस केस में डिफरेंस नहीं है, अब डिवीज़न है, ठीक है। दूसरी टर्म इसको इसमें हम करते थे 3 - 1 तो 2 आ गया, 5 - 3 2 आ गया, 2 डिवाइडेड बाई 1 2 आया, 4 डिवाइडेड बाई 2 2 आया, 8 डिवाइडेड बाई 4 2। तो आप किसी भी 2 कंसेक्यूटिव टर्म को इस तरह उनकी रेशो लेके देख सकते हैं, वो इक्वल ही होगी। तो इसको कॉमन रेशो कहते हैं और आर से रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर इट इज़ क्लियर दैट आर इज़ द रेशो ऑफ एनी टर्म ऑफ जीपी टू इट्स प्रीडिसेसर। प्रीडिसेसर का मतलब पीछे आने वाली, जो पहले आ चुके हैं, ठीक है। ये वर्ड काफ़ी इस्तेमाल होता है, इसको अपनी वोकैबुलरी का हिस्सा बनाएं। द कॉमन रेशो मतलब पॉलिटिक्स में ये प्रीडिसेसर काफ़ी इस्तेमाल होता है। द कॉमन रेशो आर इज़ इक्वल टू ए एन ओवर ए एन माइनस 1 इज़ डिफाइंड ओनली इफ़ ए -1 is not equal to 0. No term of the geometric sequence is 0. Rule for nth term of GP: each term after first term is an R multiple of its preceding term. Thus we have, यानी कि
फ़र्ज़ करें कि आपने कहा जी कि पहली टर्म a है, दूसरी a2 है, तीसरी a3 है, तो क्या होगा, और कॉमन रेशो अगर r है तो r2 क्या होगा, पहली को मल्टीप्लाई करेंगे r से, r3 a3 क्या होगा r1 या r2 मल्टीप्लाइड बाई r, यहाँ आप इस तरह लिख सकते हैं r मल्टीप्लाइड बाई r, और ये r1 मल्टीप्लाइड बाई r स्क्वायर हो जाएगा। इस तरह करके ये आप लिख सकते हैं टर्म्स को। तो nth टर्म क्या हो जाएगी, a n इज़ इक्वल टू a1 r पावर n माइनस 1, इसी तरह ये हो जाएगी। अब यही फार्मूला यही इस्तेमाल करना है, ठीक है। ये करके हमने फाइंड आउट करना है क्वेश्चंस, इसमें इस एक्सरसाइज में ये हल होंगे क्वेश्चन इसी तरह। फाइंड फिफ्थ टर्म ऑफ जीपी, यानी कि इस फार्मूले को इस्तेमाल करते हुए हल होंगे। फाइंड द फिफ्थ टर्म ऑफ द जीपी 3 6 है, 6 डिवाइडेड बाई 3 क्या है 2, आर यानी कि 2 आ गया, a1 क्या है 3, तो a5 क्या होगा a1 r पावर 4, 3 इंटू 2 पावर 4 48 आ गया। इफ़ an इज़ a4 is 8 divided by 27 and a7 is negative 64 over 729 of GP, find an फाइंड आउट करने के लिए अब आप ये देखें कि इसमें a4 की वैल्यू पुट कर दें और a7 की वो जो वैल्यूज़ हैं वो पुट कर दें फार्मूले से, ठीक है। तो आपको ये मिल जाएगा आंसर इसका। ये देखें जी, यहाँ a4 इज़ a1 r पावर 4 माइनस 1 इज़ इक्वल टू a1 r क्यूब, सो a1 r क्यूब इज़ 8 over 27, a7 इज़ a1 r 7 माइनस 1 a1 r पावर 6, सो a1 यानी कि a7 था ना, तो वो होगा a1 r पावर 6 के इक्वल। तो ये आपको इसके इक्वल आया, ये इसके इक्वल आया, डिवाइड किया तो ये आपको मिल गया। ये दोनों नेगेटिव लग रहे हैं मुझे, ये भी नेगेटिव है और ये भी नेगेटिव है, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद r आपके पास 2/3 के इक्वल आ गया, ठीक है जी। टेकिंग ओनली रियल वैल्यू ऑफ r, तो r3 पुट इनटू, ये पॉजिटिव है, पता नहीं क्या इसमें प्रिंटिंग ही नहीं ठीक हुई हुई, कहाँ नेगेटिव है कहाँ पॉजिटिव है पता ही नहीं चल रहा। चले r ये नेगेटिव है जी, एक इनमें से पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, r3 यहाँ भी फिर नेगेटिव आएगा, 8 over 27 और a1 इसके इक्वल आ गया। यानी कि जब इसको यहाँ पुट कर दिया इस इक्वेशन में, इक्वेशन 2 में, तो a1 इसके और 8 over 27 के इक्वल आ गया, तो वहाँ से a1 1 के इक्वल आया। अब ये पता नहीं a1 नेगेटिव 1 लग रहा है कि a1 नेगेटिव 1 के इक्वल आया, ये नेगेटिव 1 है, और r जो था वो नेगेटिव 2/3 के इक्वल था, तो a1 नेगेटिव 1 इंटू 2 over 3 पावर n माइनस 1, तो ये फार्मूला आपके पास आ गया। ये फार्मूला है जिसके मुताबिक ये टर्म्स डिटरमिन हो रही हैं। इफ़ द नंबर 1 4 and 3 are added to 3 consecutive terms of GP, the resulting numbers are in AP, find the numbers if their sum is 13। अब क्वेश्चन गौर से समझना है, वो कहता है कि 1 4 3 are added to 3 consecutive terms of GP, इसका मतलब है कि उनमें क्या होगा, वही पीछे लगाएं, उसमें हम क्या करते थे 3 consecutive को ऐसे कंसिडर कर लेते थे, ठीक है। आपको पता था ये कन्वीनियंट कितना है, इनको आपस में आप ऐड करेंगे तो डी से छुटकारा मिल जाएगा। तो इधर आप इस तरह कर लें, ए और ए आर, इनको जब आप मल्टीप्लाई करेंगे आपस में तो आर से जान छुटेगी, तो ए क्यूब मिल जाएगा आपको, ठीक है। ये आप अज्यूम कर रहे हैं। इनमें वो कह रहा है कि जब आप ऐड करेंगे, लेकिन आपकी बुक ने ये इस तरह कर लें आप या इस तरह कर लें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप चाहे इस तरह करके देख लीजिएगा, कोई फ़र्क नहीं इससे पड़ेगा, ठीक है। तो 3 कंसेक्यूटिव टर्म्स ए आर और ए आर स्क्वायर उसने
अज्यूम किए हैं, देन a प्लस ए आर स्क्वायर इज़ 13। उसने बताया था ना कि उनका सम 13 के इक्वल है, तो एक इक्वेशन ये मिल गई। अब उनमें ऐड कर रहा है, पहली में 1 ऐड किया, दूसरी में 4 किया, तीसरी में 3 ऐड किया, तो ये किस में हो गई हैं, AP में हो गई हैं। अब अगर ये AP में हैं तो इसका मतलब है कि AR प्लस 4 माइनस A प्लस 1 will be equal to AR स्क्वायर प्लस 3 माइनस AR प्लस 4 इसके इक्वल होगा। या उसने वो करने की बजाय इसका डायरेक्ट एवरेज ले लिया। ये टर्म क्या होती थी, मीन है ना, अरिथमेटिक मीन है इन दोनों का, तो इसको ऐड करके 2 पे डिवाइड कर दिया। जैसे मैंने बताया वैसे भी यही एंड रिज़ल्ट आना है, लेकिन ये थोड़ा शॉर्ट तरीका है। वहाँ से A और R अलग-अलग कर लिया, तो ऊपर आप देखें कि A की वैल्यू यहाँ से हम पुट कर सकते हैं, यहाँ अगर हम पुट करना चाहें तो, ठीक है। तो A की वैल्यू देख लें, उसने यहाँ पे पुट कर दी, बिकॉज़ R स्क्वायर माइनस 2R प्लस 1। अच्छा, ये इसके इक्वल करके यहाँ से वो वैल्यू पुट कर दी, R स्क्वायर प्लस 1 ये पुट करेगा ना, यहाँ से ये वैल्यू इसमें पुट कर देगा। 13 माइनस 3AR इज़ इक्वल टू 4, क्योंकि ये इसके इक्वल है, और 3R इज़ इक्वल टू 13 माइनस 4AR 13 के इक्वल आया। यहाँ से अब A इज़ इक्वल टू, जब AR इक्वल टू 3 के इक्वल आ गया, तो A इज़ इक्वल टू 3 ओवर R, ये अब वैल्यू पुट कर रहा है वो वापस जाके इस इक्वेशन में। यहाँ से अब वो R की वैल्यू फाइंड आउट करेगा। R की ये 2 वैल्यूज़ आई, इसको दोबारा पुट किया यहाँ पर इस इक्वेशन में, तो A की वैल्यू आपको मिल गई। ठीक है जी, इस तरह का क्वेश्चन आगे भी आ रहा है, तो वहाँ भी मैं आपको एक्सप्लेन कर दूँगा इसमें। यहाँ पे सिर्फ ये बहुत आसान था, ये और ये भी इजी है। इसमें यहाँ पर आके थोड़ा सा इशू हो रहा है, उसने इस टर्म को लिखा ऐसे है कि ये वैल्यूज़ यहाँ पर पुट की जा सके। ठीक है, इसकी जगह उसने ये R स्क्वायर प्लस R प्लस 1 माइनस 3R लिखा। A क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहा है तो नेगेटिव 3AR आ गया, और ये किसके इक्वल था, 13 के इक्वल था, तो यहाँ हमने 13 लिख लिया यहाँ पे। ठीक है, तो ये टर्म A और ये सारी जो है 13 के इक्वल है, तो ये 13 लिख लिया, माइनस 3AR इज़ इक्वल टू 4। इसको अब हमने कैलकुलेट किया, 3AR इज़ 13 माइनस 4 जो कि 3 के इक्वल है, और 3 पे डिवाइड किया तो AR 3 आया। उसके बाद इसको इस इक्वेशन में पुट किया, A की वैल्यू को यहाँ पे पुट किया, और वहाँ से R कैलकुलेट किया। R कैलकुलेट करके हमने A कैलकुलेट किया इस इक्वेशन से, तो हमें ये सॉल्यूशन मिल गया। चलें, इंतहाई आसान एक्सरसाइज है, जल्दी से मैं आपको सॉल्यूशन बता देता हूँ इसका। 5th टर्म कह रहा है फाइंड आउट करनी है, A1 क्या है, 3 के इक्वल है, R किसके इक्वल है, 6 डिवाइडेड बाई, ये 2 लिखा हुआ है, 2 नहीं है, ये R है। ठीक है, R कॉमन रेशो 6 डिवाइडेड बाई 3 2 के इक्वल है। A5 किसके इक्वल होगा, A1 R पावर 5 माइनस 1, 3 इंटू 2 पावर 4 48 के ये इक्वल आएगा। अब यहाँ A किसके इक्वल आ गया। अच्छा, करना क्या है, 11th टर्म फाइंड आउट करनी है। A1 प्लस आयोटा के इक्वल आ गया। R किसके इक्वल आया, 2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 1। ठीक है, इसको आप सिंप्लीफाई करना चाहे तो वो भी कर सकते हैं, लेकिन कोई ज़रूरत नहीं है। यानी कि इसके कॉन्जुगेट से 1 माइनस आयोटा से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके। A11 किसके इक्वल है, A1 R पावर n माइनस 1। A1 ये है और R ये है, 10 पावर ये 10 हो जाएगा, 2 ओवर 1 प्लस आयोटा पावर 10। मैंने वो माइक्रोसॉफ्ट मैथमेटिक्स से यहाँ पर ये कैलकुलेट किया, और ये वैल्यू मैंने यहाँ पर लिख दी। आप स्टेप्स पूरे कर लीजिएगा, और स्टेप्स देखने हैं तो स्टेप्स भी ये पूरे हुए हैं। इधर जाके आप उधर माइक्रोसॉफ्ट
अब क्वेश्चन 3 है, क्वेश्चन 3 में वो 12th टर्म कह रहा है फाइंड आउट करो। बिल्कुल उसी तरह a1 1 प्लस आयोटा आ गया, r क्या होगा 2 आयोटा ओवर 1 प्लस आयोटा आ गया, a12 किसके a1 r पावर 11 और a12 आया 1 प्लस आयोटा इंटू 2 आयोटा ओवर 1 प्लस आयोटा पावर 11। ये मैंने वही सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करके -64 फाइंड आउट कर लिया, आप भी इसको फाइंड आउट कर लीजिएगा। ये क्वेश्चन 4 जो है बिल्कुल क्वेश्चन 2 ही है, सिर्फ इसने ये जो 4 ओवर 1 प्लस आयोटा लिखा है ना, उसको इसके कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके 1 माइनस आयोटा से 2 इंटू 1 प्लस ये ऊपर नीचे कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 मल्टीप्लाइड बाई 1 माइनस आयोटा होगा। ये नीचे 1 स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर जो कि 1 प्लस 1 2 डिवाइड करेगा 4 को 2, तो ये है क्वेश्चन 4 और 2 इक्वल हैं आपस में, तो इसका भी आंसर वही ऊपर आएगा। इसको बिल्कुल आप इसकी जगह बस 2 इंटू 1 माइनस आयोटा लिख दें और बाकी सारे का सारा क्वेश्चन इसी तरह आ जाएगा। अच्छा जी, क्वेश्चन 5 देख लेते हैं। वो कह रहा है कि इफ़ एन ऑटोमोबाइल डेप्रिशिएट्स इन वैल्यू 5% एवरी ईयर एट द एंड ऑफ 4 years, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ ऑटोमोबाइल परचेज। यानी कि हर साल 5% उसकी वैल्यू कम हो रही है, तो 12 साल के बाद उसकी 4 साल के एंड पे उसकी वैल्यू क्या होगी। ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है। इसमें ये आप देखें कि 5% कम हो रही है, 5% कम होने का मतलब है कि 95% उसकी वैल्यू रह जाएगी 1 साल के आखिर में। तो वैल्यू इसकी 1 साल के आखिर में फाइंड आउट करने के लिए, अच्छा ये पहला साल है ना, पहला साल A1, तब उसकी वैल्यू इतनी है, तो दूसरे साल उसकी वैल्यू क्या होगी। ठीक है, जब आप जिस दिन ली है तो उस दिन साल तो नहीं ना हो गया, वो 0 ईयर से स्टार्ट हुआ, फिर अगला साल जब 1 साल पूरा हो गया तो उस डेप्रिशिएट हुई, दूसरा साल पूरा हुआ तो डेप्रिशिएट हुई, तीसरा साल पूरा हुआ तो डेप्रिशिएट हुई, चौथा साल पूरा हुआ तो डेप्रिशिएट हुई। लेकिन हम नंबरिंग स्टार्ट करते हैं इसमें 1 से, तो इसको A1 लेंगे, इसको A2 लेंगे, A3 लेंगे, A4 लेंगे, A5, तो इसका मतलब आपने A5 फाइंड आउट करना है। ठीक है, ये मैं इधर ही चले साइड पे इसे लिखा रहने देता हूँ। तो A1 12,000 हो गया, ये A1 0 ईयर पे उसकी वैल्यू है ना, जब ख़रीदी है 12 हो गया। तो या इस तरह कर लें, यहाँ 5% से इससे मल्टीप्लाई करके 12,000 से 5% यानी कि 5% का मतलब है 5 डिवाइडेड बाई 100। ठीक है, तो वो 0.05 आया, उससे मल्टीप्लाई करें, इससे जो आंसर आएगा उसको 12,000 से नेगेटिव करना पड़ेगा आपको, या इस तरह करते जाएं, या आप 0.95 से मल्टीप्लाई कर दें इसको डायरेक्टली, तो वो आपके पास A2 आ जाएगा। फिर जो आंसर आया 0.95 से मल्टीप्लाई करें A2 A3 आएगा, फिर 0.95 से, या वैसे कर लें, या A⁻5 इज इक्वल टू A1 R⁻4, 12,000 इंटू 0.95/4, ये आपके पास इतने, ये रुपीज़ में आएगा, तो ये इधर आप रुपीज़ लिख लें। चलें क्वेश्चन 6 पढ़ लेते हैं, क्या है। हाँ, इधर दी नहीं हुई ये क्वेश्चन। ये वो कह रहा है कि ये GP है एक, और ये उसकी AN है, तो फाइंड आउट करो कि AN की वैल्यू क्या है कि जब AN इसके इक्वल हो जाए। तो इंतहाई आसान है, बस इसमें थोड़ा सा ये है कि टर्म्स थोड़ी सी डिफ़िकल्ट हैं, XY की फॉर्म में है। तो A क्या हो जाएगा, A है x² माइनस वाई स्क्वायर, R क्या है x प्लस 1 डिवाइडेड बाई x² माइनस वाई स्क्वायर, ये होगा 1 ओवर x माइनस वाई के। तो AN किसके इक्वल है, A इंटू R⁻n-1। ये AN दिया हुआ है, उसकी वैल्यू पुट कर दें, A की वैल्यू x² माइनस वाई स्क्वायर है, वो इधर पुट कर दें, और ये आपने अब R की पावर जो कि R ये है 1 ओवर x माइनस वाई, उसकी पावर n-1 है। इसको सिंप्लीफाई करें, आपको ये आना चाहिए सिंप्लीफाई करना। देखें मैंने कैसे किया है, सिंपल मैट्रिक का अलजबरा इस्तेमाल हुआ इधर।
n-2 इज इक्वल टू 9 और n 11 के इक्वल आ जाएगा। ठीक है जी। 7 है, इफ़ ए बी सी डी आर इन जी पी प्रूव दैट। ये काफ़ी थोड़ा सा ट्रिकी हो सकता है अगर आप इसमें एहतियात नहीं करेंगे। तो यानी कि वो कह रहा है कि ए बी सी डी जी पी में है तो ये भी प्रूव करें जी पी में। अगर ये जी पी में है तो इनकी रेशो सेम होगी, यानी कि बी किसके इक्वल होगा, आर ए आर के, सी किसके इक्वल होगा, ए आर स्क्वायर के, डी किसके इक्वल होगा, ए आर क्यूब के। कॉमन रेशो बीच में आर है, तो सोल्यूशन 1 भी ऐसे ही होगा कि अगर अबव जीपी में है तो b माइनस सी ओवर ए बी विल बी इक्वल टू c माइनस डी ओवर बी सी के इक्वल ये होगा। तो इक्वेशन 2 कैन बी अचीव्ड बाय सब्ट्रैक्टिंग द। अच्छा, इसको ना साबित करने के अब 2 तरीके हैं इस क्वेश्चन को। ये अब देख लें, इसमें ये जो मैंने लिखी हुई है ना बात, ये बड़ी अहम है, ये पता होनी चाहिए आपको। ये बात, ये जो मैंने इधर एक्सप्लेन की है और नीचे ये चुप करके ये लिख दिया है, ये लिखने के बाद अगर आप ये लिख दें तो उसको आपका क्वेश्चन सही मान लेना चाहिए कि ये साबित हो गया। ठीक है, लिखा मैंने इधर ये हुआ है कि ये जो इक्वेशन 1 है उससे हम डायरेक्टली ये वाली इक्वेशन लिख सकते हैं। तो हैंस ये प्रूफ हो गया कि b माइनस सी ओवर a माइनस बी इज़ इक्वल टू सी माइनस डी ओवर बी माइनस सी। और अगर ये इक्वल हैं तो ये जीपी में होंगे। ये जीपी में है तो ये वाली इक्वेशन आई ना, तो मैंने कहा कि ये अगर ये इक्वेशन ट्रू है, जो कि ट्रू है, तो फिर ये इक्वेशन इजीली लिखिए। अब क्वेश्चन ये है कि इस इक्वेशन से ये इक्वेशन डायरेक्टली कैसे आ गई। ये वाली तो आई ना कि ये कॉमन रेशो थी, इधर आर में लिख दूँ इसको, आर के इक्वल। चले, ये आर के इक्वल है। अच्छा, इस इक्वेशन से ये इक्वेशन ऐसे आई कि देखें, ये जब 2 रेशियोज़ में होती हैं ना इस तरह, ये 1/2 इक्वल है 2/4 के, और ये इक्वल है 4/8 के। जब इस तरह का हो तो ये 1 में से सब्ट्रैक्ट कर दें 2, और नीचे डिनोमिनेटर में 2 में से 4 सब्ट्रैक्ट कर दें। 1 माइनस 2, 2 माइनस 4, ये इक्वल होगा 2 में से 4 सब्ट्रैक्ट कर दें, 4 में से 8 सब्ट्रैक्ट कर दें। 2 माइनस 4, 4 माइनस 8 करके देख लें आप। ये क्या आएगा, -1 डिवाइडेड बाई -2। ये क्या आएगा, -2 डिवाइडेड बाई -4। दोनों हाफ हाफ के इक्वल आ जाएंगे। ये ऐसे ट्रू होता है। तो जब ये रेशो ट्रू है तो b माइनस सी और a माइनस बी, ठीक है, ये साइड इसकी इक्वल आ गई, c माइनस डी, b माइनस सी, ये साइड इसकी इक्वल आ गई, साबित हो गया। अब इसको साबित करने का एक और भी तरीका है जो कि मैंने वो भी लिख दिया है इधर। वो ये तरीका है कि आपको पता है ना कि ये जीपी में है, ये वाली गिवन जीपी में है, तो बी आर ए के इक्वल है, सी ए आर स्क्वायर के इक्वल है, डी ए आर क्यूब के इक्वल है। तो वो वैल्यूज़ मैंने इधर पुट कर दी हैं, बी माइनस सी और ए माइनस बी की ये सारी इसमें पुट कर दी हैं। ये कॉमन रेशो आर के इक्वल आ गया, और ये सी माइनस डी इस साइड को भी पुट किया, वो भी आर के इक्वल आ गया। तो इसका मतलब है दोनों की रेशो आर के इक्वल है, तो ये जीपी में है। तो ये दोनों तरीक़ों से मैंने इसको साबित कर दिया। अब ये है, इसमें भी मैंने फिर वही तरीका इस्तेमाल किया, बजाय इसके कि मैं कहता फिर वही तरीका मैं इस्तेमाल करूं कि भाई इजीली मैं ये कर सकता था कि इनको स्क्वायर किया जाए। तो ये स्क्वायर जब होंगी तो इनकी रेशो भी स्क्वायर हो गई, रेशो स्क्वायर हो गई, तो यानी कि जब एक जीपी हो ना, जीपी है यानी कि कोई भी आप जीपी ले लें, A1 मैं आपको कहूँ जी कि ये A1 A2 A3 ये जीपी में है, तो इनका स्क्वायर भी जीपी में होगा, स्क्वायर इनकी कोई भी पावर जो है वो जीपी में ही होगी। क्योंकि आर क्या हो रहा है, आर सिंपली आर स्क्वायर हो जाएगा, बस रेशो चेंज हो जाएगी। आर से आर, इसकी रेशो आर है, इसकी रेशो आर स्क्वायर है, बस सिर्फ इतना फ़र्क पड़ रहा है। ठीक है जी।
तो जब ये स्क्वायर होंगे ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर डी स्क्वायर, तो इनकी रेशोज़ भी स्क्वायर हो जाएंगी। तो फिर जब इनका डिफरेंस भी आप ये हो जाएगा ना, फिर बी स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर इज़ सी स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इज़ इक्वल टू डी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर। तो अब इधर फिर वो डिफरेंस वाला जो मैंने यहाँ पर कानून लगाया था वो लगा के आप इनको साबित कर सकते हैं कि ये जी ये आए हैं हमारे पास स्क्वायर करने से, तो वहाँ से ये इक्वेशन मिलेगी बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। तो ये अगर ये आर स्क्वायर के इक्वल हैं तो बात ख़त्म। इसी इक्वेशन से डायरेक्टली ये मिल जाएंगी और ये साबित हो गया। लेकिन चलें, इसको मैंने और तरीके से इस तरह साबित किया है कि यहाँ पे मैंने ए बी सी की वैल्यू, ए के अलावा बी सी और डी की वैल्यू रख दी है और दोनों तरफ से आर स्क्वायर रेशो आ गई है, तो इसका मतलब है कि ये जीपी में है। सिमिलरली आप इस तरह इसका थर्ड पार्ट इस तरह प्रूव कर लेंगे, उसमें आर क्यूब आ जाएगा। नहीं, वो पॉजिटिव है, वो पॉजिटिव है, तो आप उसको इस तरह करके लेंगे। सिर्फ जहाँ पर ये नेगेटिव है, ये सारे नेगेटिव है, वहाँ पे पॉजिटिव पुट कर दें तो इसका नेक्स्ट पार्ट पूरा हो जाता है। जस्ट रिप्लेस नेगेटिव विद पॉजिटिव। ये ये जिधर आपको पॉजिटिव नेगेटिव नज़र आ रहा है वहाँ पॉजिटिव लिख दें तो इसका थर्ड पार्ट हो जाता है। अब 8th में है, शो दैट द रेसिप्रोकल ऑफ द टर्म्स ऑफ ज्योमेट्रिक सीक्वेंस फॉर्म अनदर ज्योमेट्रिक सीक्वेंस। ये कह रहा है कि ये हर जीपी के लिए ये होता है, बस उसमें ज़ीरो मौजूद ना हो। ठीक है, वैसे ज़ीरो हो भी नहीं सकता जीपी में, क्योंकि अगर ज़ीरो होगा तो कॉमन रेशो जो मर्जी आप रख लें, नेक्स्ट टर्म सारी की सारी ज़ीरो थी होंगी। ठीक है, चले, तो ज़ीरो तो हो नहीं सकता, तो इसका मतलब उसका रेसिप्रोकल जब आप लेंगे तो वो भी जीपी में होगा, सिर्फ उसकी रेशो रेसिप्रोकल में चली जाएगी। तो a1 a माइनस आर स्क्वायर a1 r 1/4 ये हैं, तो कॉमन रेशो आर स्क्वायर हो गई, तो इनका रेसिप्रोकल ले लें तो 1/a1 1/a1 r स्क्वायर और 1/a1 r/4। ये क्वेश्चन सिर्फ वो इसलिए बता रहा है कि ताकि आपको ये मालूम हो जाए कि ये रेसिप्रोकल भी जीपीज़ में ही होता है। तो इसकी जब आप रेशो लेंगे तो रेशो 1/r स्क्वायर आ जाएगी। तो जब ये 1/r स्क्वायर सबकी रेशो है तो इसका मतलब है, इसीलिए मैंने दोनों की लिखी है इधर कि दोनों टर्म्स में रेशो लेके देख लीजिए, दोनों की 1/r स्क्वायर है, तो इसका मतलब है कि ये जीपी में ही है। ठीक है, क्वेश्चन 9 में क्या कह रहा है, फाइंड द nth टर्म ऑफ ज्योमेट्रिक सीक्वेंस। ये वैल्यूज़ इनकी पुट करें तो आपको इसकी 9th टर्म मिल जाएगी। a⁵ का, ठीक है, ये वैल्यूज़ पुट कर दें इनकी जगह पे तो आपको चलें a1r की इक्वल है ये। तो यहाँ पर रेशो आप जो दी हुई है उसमें ये वैल्यूज़ पुट करें तो आपको r स्क्वायर 4/9 मिलेगा, r +-2/4 है। तो a2 nth टर्म आपने फाइंड आउट करनी है। हाँ, nth टर्म किधर गई, nth टर्म ये होगी, मैं इधर nth टर्म लिख दूँ आपको। तो an किसके इक्वल आएगी, 2/3। r किसके इक्वल है, r डिपेंड करेगा इसी के ऊपर, 2/3n। r an विल बी इक्वल टू 2/3। अगर ये नेगेटिव है तो ये भी नेगेटिव ही है n। चलें,
ये आपके पास सीरीज़ आ जाएगी, ए पावर एन की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है जी। क्वेश्चन 10 है, फाइंड 3 कंसेक्यूटिव नंबर्स इन जीपी हुज सम इज़ 26 एंड देयर प्रोडक्ट इज़ 216। अच्छा जी, 3 कंसेक्यूटिव टर्म्स जीपी में फाइंड आउट करनी है जिनका सम 26 है और प्रोडक्ट 216 है। ये क्वेश्चन पीछे हमने एग्जांपल में देखा है ना, तो इसी तरह मैंने a प्लस ए आर स्क्वायर इज इक्वल टू 26 पुट किया और इनका प्रोडक्ट क्या था 216 है। तो यहाँ से ए स्क्वायर आर क्यूब इज़ 216। अगर मैंने इसको ए आर 1 लिया होता, ए आर नेगेटिव 1 लिया होता तो यहाँ पर आर से जान छुट जानी थी और ए 6 के इक्वल आ जाना था, लेकिन उससे भी आंसर यही सेम आने थे आपके पास। ठीक है जी। तो ए आर 6 आ गया, ए किसके 6 ओवर आर के इक्वल आया, ए किसके इक्वल आया 1 प्लस आर स्क्वायर 216 लिखना चाहिए था इधर, नहीं 26 है। ठीक है। ये यहाँ से ये जब मल्टीप्लाई किया उससे ये मिला हमें, इसका क्यूब रूट ले लिया तो ए आर 6 के इक्वल आया, ए किसके इक्वल आया 6 ओवर आर के, जहाँ 6 ए की जगह 6 ओवर आर पुट कर दें तो ये आ गया। यहाँ से आर की वैल्यू फाइंड आउट की 1/3 और 3 के इक्वल आई, और ए की वैल्यू पुट की यहाँ पे। ठीक है। इस में आर की वैल्यू जब 3 पुट करेंगे तो ए 2 के इक्वल आ जाएगा, और ये एक सीरीज़ मिल जाएगी। जब आर की वैल्यू 1/3 पुट करेंगे तो ए 18 आएगा और ये सीरीज़ हमें मिल जाएगी। नेक्स्ट चलते हैं जी क्वेश्चन 11 की तरफ। बिल्कुल उसी तरह का क्वेश्चन है, तो ये आप खुद कर लें, मैं जल्दी से इसमें चलता हूँ। वो कह रहा है इफ़ द सम ऑफ द 4 कंसेक्यूटिव टर्म्स ऑफ ए जीपी इज़ 80 एंड एम ऑफ द सेकंड एंड फोर्थ ऑफ देम इज़ 30, फाइंड द टर्म्स। तो 4 कंसेक्यूटिव टर्म्स हैं, ये मैंने टर्म्स लिख ली, उनका सम 80 के इक्वल है, और वो कह रहा है कि थर्ड सेकंड एंड फोर्थ ऑफ देम ए एम सेकंड, और तो ये ए एम इसका है ना, तो ये 60 के इक्वल, ये ए आर प्लस ए आर क्यूब ओवर 2 30 के इक्वल है। तो इसका मतलब है ए आर प्लस ए आर क्यूब किसके इक्वल है 60 के इक्वल है। यहाँ पे मैं लिख दूँ ए आर प्लस ए आर क्यूब इज 60 के इक्वल है। ठीक है जी, ये 60 के इक्वल है। तो यही ए आर प्लस ए आर क्यूब, ये ए आर ये है, ए आर क्यूब ये है, इन दोनों टर्म्स को हटा के 60 लिखा जा सकता है। तो ए प्लस ए आर स्क्वायर इज़ प्लस 60 इज़ 80, तो ये 20 के इक्वल है। अब दोनों तरफ ए आर से मल्टीप्लाई किया तो ये 20 आर हो गया। ए आर प्लस ए आर क्यूब क्या है, वो 60 के इक्वल था, इसको फिर 60 के इक्वल पुट कर दें तो आर 3 के इक्वल आ गया। आर जब 3 के इक्वल आया तो किसी भी एक इक्वेशन में, इस इक्वेशन में या इस इक्वेशन में आर की वैल्यू पुट करें और ए की वैल्यू आपको 2 मिल जाएगी, और ये आपके पास आई ये वैल्यू। ठीक है जी, ये सीरीज़ आपके पास आ गई। अब क्वेश्चन है 12। क्वेश्चन 12 में वो कह रहा है कि ये 3 टर्म्स हैं जीपी में, शो के कॉमन, ये तो इंतहाई आसान है, ये तो इंतहाई आसान है। कॉमन रेशो, 2 कॉमन रेशोज़ है ना, एक ये है 1/b/a आर है, और दूसरी ये a/b हो जाएगी, दूसरी 1/c डिवाइडेड बाई 1/b, ये b/c है। इन दोनों को आप मल्टीप्लाई कर दें, आर इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें, आर स्क्वायर हो जाएगा, और a भी मल्टीप्लाइड बाई b/c, तो b से कट जाएगा, a/c आ जाएगा, तो स्क्वायर रूट लेंगे तो स्क्वायर रूट a/ac आ जाएगा। ठीक है जी। क्वेश्चन 13 है आपके पास। क्वेश्चन 13 में वो कह रहा है, फिर वही काम कर रहा है जो इस तरह की एग्जांपल हम पढ़ आए हैं। तो 3 कंसेक्यूटिव नंबर्स हैं, सब्ट्रैक्ट किया ना, एग्जांपल में शायद ऐड हो रहे थे। अब मैंने ये a माइनस डी प्लस ए प्लस डी 21 के इक्वल लिया है, a 7 के इक्वल आ जाएगा। अब इनमें से सब्ट्रैक्ट किया 1 4 और 3, तो ये जीपी में चले गए, तो इनकी कॉमन रेशो ये हो जाएगी। इनको आपस में ये क्रॉस मल्टीप्लाई करें, ठीक है,
ये आ जाएगा। ए की वैल्यू हम ऊपर फाइंड आउट कर चुके हैं, ये आसानी हो जाएगी ना। अगर आप ये ऐसे नहीं करेंगे तो फिर थोड़ा सा लंबा हो जाएगा क्वेश्चन। तो 7 के इक्वल पुट किया, डी यहाँ से आप डी की वैल्यू फाइंड आउट कर लें, डी 5 और डी -3 के इक्वल है जी। डी जब 5 होगा तो 2 आपको पता है, और ठीक है। ये ए पी है, ओरिजिनल जो है वो ए पी थी, तो इसलिए 2, 7 और 12 हो गए, जी पी नहीं थी। तो इनको जब -3 होगा डी तो ये नंबर्स आ जाएंगे आपके पास। क्वेश्चन 14 फिर उसी तरह, ठीक है। इफ़ द सम इज़ 3, तो फिर मैं वही किया मैंने, ये 3 कंसेक्यूटिव नंबर ये कंसिडर कर लिए, उनमें अब ऐड कर रहे हैं, पीछे सब्ट्रैक्ट कर रहे थे अब ऐड कर रहे हैं। ऐड किया तो ए 2 के इक्वल आया, रेशो जब ली क्रॉस मल्टीप्लाई किया, ए की वैल्यू पुट कर दी, डी इसके इक्वल आया, डी E1 और डी -15 आया, -15 के लिए ये आ जाएगा और D1 के लिए ये सीरीज़ आ जाएगी। तो ये आपकी एक्सरसाइज ख़त्म हुई। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज 6.7 के साथ हाज़िर होंगे। इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा, फीडबैक से आगाह कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़।